प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शनिवार है। पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के साथ उपस्थित हूँ इनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए। पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको जातक जिनका नाम हितार्थ था उनकी कुंडली के लग्न चार्ट का एनालिसिस किया था, जहां मैंने उनके पंचांग का भी साथ में जिक्र किया था। इस कार्यक्रम को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जन्म कुंडली का जो विश्लेषण होता है वो क्रमशः 2 भागों में किया जाता है। इस कार्यक्रम को जो आप अभी देख रहे हैं ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। इसका पहला हिस्सा कल के कार्यक्रम में, यानी कि ये जो वीडियो की संख्या है इसके ठीक पिछले संख्या पे आपको इस कार्यक्रम का पहला हिस्सा मिलेगा जिसमें लग्न चार्ट का विश्लेषण किया गया है। आज हम लग्न और नवमांस को एक साथ लेकर के उपस्थित हैं। दोनों में ग्रहों को देखेंगे कि कैसे वो फल कर रहे हैं। आइए बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और आरंभ करते हैं आज लग्न और नवमांस का एक साथ अध्ययन। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। यहां सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इनकी कुंडली मीन लग्न की बनती थी। लग्नेश होते हैं गुरु, जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां? दशम स्थान में। यानी कि लग्न का अधिपति दशम में जाए तो ये लग्न को लक्ष्मी योग से युक्त बना देता है। और अगर उसके बाद हम यहाँ पे विचार करते हैं तो जन्म कुंडली में यहाँ पे गुरु को अगर देखते हैं तो गुरु यहाँ कहाँ के अधिपति बनते हैं? यहाँ पे लग्न बनते हैं, लग्न के अधिपति बनते हैं बुध। कन्या लग्न की कुंडली नवमांस में बनती है और यहाँ पे सुख भाव और सप्तम भाव के अधिपति, 2 केंद्रों के अधिपति होकर के धन भाव से संबंध बना रहे हैं। यहाँ भी धन का, दाम्पत्य का अधिपति देखिए व्यय में गया था और चूंकि यहाँ भी वो दाम्पत्य भाव के अधिपति होते हैं अपने भाव से षडाष्टक में जा रहे हैं। मतलब इशारा साफ है, व्यक्ति को कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। दूसरी बात है सुख के भी अधिपति बनते हैं। सुख भाव के अधिपति अपने से 3 भाव पीछे जा रहे हैं और अपने से 3 भाव पीछे जाकर के धन भाव में शुक्र की राशि में बैठ रहे हैं। यहाँ वो स्वराशि के होते थे, यहाँ वो शत्रुग्रही हो रहे हैं। धन भाव में बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में और धन भाव का अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के विदेश भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है। यानी कि धन को वो लाने वाला भी बन रहा है क्योंकि 12वें भाव में बैठा है। शुक्र 12वें भाव में जाकर के स्वतंत्र और निर्णायक हो जाते हैं धन के मामले में। व्यक्ति अगर जन्मस्थान से दूर जाकर के धन कमाना चाहे, व्यक्ति आय से ज्यादा व्यय भी कर सकता है। और कई बार चूंकि गुरु यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह होकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति के आय देने के साथ साथ सुख में वृद्धि देने के साथ साथ कई बार वो व्यक्ति के व्यय को बहुत ज़्यादा संतुलित भी कर देते हैं। व्यक्ति की वाणी बहुत प्रखर होगी, उच्चिष्ट होगी और श्रेष्ठ भी होगी। ये स्थितियां गुरु की बनती हैं। अब अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एक एक करके ग्रहों को समझते हैं। नवमांस कुंडली में लग्नेश बनते हैं बुध। लग्न के अधिपति और दशम भाव के अधिपति ये बुध यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और ये दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के अपने मित्र की राशि में लग्नेश का पंचम में जाना, दशमेश का पंचम में जाना ये अच्छा होता है और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, सुंदर बुद्धि का बनाएगा, यश को पाने वाला बनाएगा, तीव्र गति से व्यक्ति विकास करने वाला होगा। शनि साथ में बैठे हैं, वो उनके मित्र भी होते हैं, कहीं ना कहीं शनि बुध को मित्र मानते हैं। इस आधार पर व्यक्ति का ज्ञान पक्ष जहां यहां भी बेहतर बनता दिख रहा था, यहां भी बिल्कुल स्पष्ट और बेहतर बन रहा है। थोड़ी सी कमजोरी यहां यह है कि यहां पे अगर देखता हूं तो इसके जस्ट अगले ही भाव में एक पापग्रह स्वराशि का होकर के बैठा है राहु। राहु शनि की कुंभ राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, उसे अपनी राशि मानते हैं, मूल त्रिकोण नहीं अपनी राशि मानते हैं। इस हिसाब से अगर जिस भाव के अगले ही भाव में एक पापग्रह बैठा हो उस भाव को वो कमजोरी दे देता है। और खास करके वहां पे चूंकि ये छठा भाव है तो शत्रु से, बीमारी से, परेशानी से, जीवन में आने वाली तकलीफों से व्यक्ति जीत जाएगा, लेकिन आएगी समस्या जरूर। ये बात भी पक्की है। छठे भाव के राहु, 8वें भाव के राहु बड़े कमजोरी से फल देने वाले और कभी कभी मुश्किल भी पैदा करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे विचार करता हूँ तो सबसे पहले अब दोनों ग्रहों को, मैंने यहाँ पे लग्न की चर्चा करी, यहाँ पे लग्न की चर्चा करी। अब चर्चा सूर्य से करते हैं जिसमें फिर से मैं गुरु और बुध को फिर से शामिल करूंगा।
तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति देखिए। यहाँ पे वो छठे भाव के अधिपति होते थे, कमजोर होते थे क्योंकि रोगेश बनते थे। रोगेश होते थे, अपने भाव से छठे आठवें के संबंध में बैठे थे और पांचवें भाव को देख रहे थे। यहाँ पे वो सूर्य जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होते हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। केतु सूर्य के तरह ही फल करने वाले हो जाएंगे और व्यक्ति के नेत्रों में परेशानी और व्यक्ति के आत्मविश्वास को वो कभी कभी धोखे में डालेंगे। व्यक्ति आत्मविश्वास को कभी कभी दूर करता हुआ या दूर बैठा हुआ महसूस करता है। जब कभी अगर स्थिति होगी तो पिता के साथ संबंधों को कई बार वो कमजोर भी करता है। पिता को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल भी रखना चाहिए। सूर्य की दशा अंतर्दशा, सूर्य की दशा में व्यक्ति को अपने पिता का विशेषतया स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पिता के साथ व्यक्ति का संबंध अगर बेहतर हो तो बड़ा बेहतर होगा। सूर्य का निरंतर रूप से स्वागत करे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। प्रत्येक दिन सूर्य के मंत्रों का जप करे तो रोग व्याधि का शमन हो जाता है। जैसे ही अगर सूर्य दशा में आए तो व्यक्ति सूर्य की आराधना करे। ऐसे तो सूर्य को आराधना और सूर्य की आराधना प्रत्येक सनातनी व्यक्ति का कर्तव्य होता है। आपको कई बार एक बात बताता हूं बहुत हृदय से, आपको कई बार ऐसे YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, जिसकी कुंडली में सूर्य उच्चका है और जिसकी कुंडली में सूर्य मृतप्राय हैं उसे सूर्य की आराधना नहीं करनी चाहिए। ये मत मानिएगा उनकी बात। वो सिर्फ स्वार्थ से युक्त होकर के और अपने कार्यक्रम में कुछ भी नया देने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं लोग आजकल। अपने कार्यक्रम को, अपने आप को अन्य लोगों से भिन्न बनाने के लिए हम कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना। और फिर हमारा दिमाग कहाँ खोया हुआ है। सूर्य सनातनी परंपरा में सूर्य हिंदुत्व के परिचायक हैं। भगवान राम ने सूर्य की आराधना करी थी। जब उन्हें लगने लगा था कि मैं रावण पे विजय प्राप्त करूंगा कि नहीं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया था। वो सूर्य वंश के थे। आज हम जिस राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं और सूर्य की आराधना करने से क्यों कतरा रहे हैं, उसका स्वागत करना हमारा परम और पुनीत कर्तव्य होता है। इस वजह से ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी चक्कर में और किसी भी बाबा के चक्कर में पड़ करके सूर्य की आराधना करने से अपने आप को मत रोकिएगा। वो आत्मविश्वास का कारक है, वो मजबूती का कारक है। लोग आपको जो बोलेंगे बोलने दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी सूर्य की आराधना प्रत्येक हिंदू सनातनी का कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी वर्ण से आता हो। प्रत्येक स्त्री पुरुष को सूर्य की पूजा करनी ही चाहिए। ये सूर्य लक्ष्मी के कारक होते हैं। आपके पॉकेट में जो वो नोट झलकता है ना, वो उसके कारक हैं। कैश पेमेंट के कारक होते हैं। व्यक्ति के आत्मविश्वास और धन कमाने के लिए सूर्य उद्वेलित करते हैं। व्यक्ति जो धन की समस्या से जूझ रहा है, पक्की बात है वो सूर्य की पूजा नहीं कर रहा है। वो पक्की बात है सूर्य को भूला बैठा है, सूर्य को अर्घ नहीं दे रहा है। अगर कोई राजनीति में आगे जाना चाहता है, अगर वो सूर्य की पूजा करने लगे, तुरंत उसकी मनोकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। आपको ये बात मैं हृदय से बता रहा हूं और इसको जरूर करिए। सूर्य की पूजा करने के लिए, और अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, उसकी पूजा करेंगे तो दाम्पत्य खराब होगा, उसकी पूजा करेंगे तो आपको क्रोध आने लगेगा, उसकी पूजा करेंगे तो पराक्रमहीन हो जाएंगे, मत मानिएगा बात, मत मानिएगा। दरअसल वो कुछ अलग देने के चक्कर में उनको पता नहीं है कि वो आपको क्या बता रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल ही मान्य नहीं है। सूर्य की पूजा करने का हमारा कर्म और परम धर्म होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सूर्य किसी कुंडली के लिए पूजनीय होते हैं और दूसरी कुंडली के लिए पूजनीय नहीं होते हैं। वो सर्वोत्कृष्ट तरीके से सभी व्यक्तियों और मानव सभ्यता के पूजनीय हैं। वो ऊर्जा का समस्त निकाय है। उसकी आराधना करने से हमारा तन स्वस्थ और सुरक्षित होता है और मन चांदी की तरह चमकने वाला हो जाता है। आइए, तो सूर्य की पूजा के बाद अब बता दूं, यहां पे सूर्य अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे थे और आपकी कुंडली के लिए वो बनते हैं दरअसल रोग भाव के अधिपति। सूर्य अगर रोग भाव के अधिपति हो जाएंगे तो वो व्यक्ति के आत्मविश्वास को कभी कभी कमजोर करेंगे। हड्डी, नेत्र, रक्त, चमड़ा आदि को परेशान कर। वो अगर रोग भाव का अधिपति सूर्य हुआ तो निस्संदेह अगर कुंडली में वो अच्छा है तो रोग से लड़ने की क्षमता भी विकसित करेगा, परंतु वो रोग भी देते हैं क्योंकि वास्तव में उनको जो भाव मिला हुआ है वो रोग का मिला हुआ है, शत्रु का मिला हुआ है। और यहां पे अगर देखता हूं तो व्यय भाव के अधिपति बन के व्यय भाव में बैठे हैं, तो मतलब व्यक्ति के आत्मविश्वास को वो कभी कभी क्षीण करेंगे। तो व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास पे निरंतरता से भरोसा करना चाहिए। कभी भी परेशानी हो तो सूर्य की आराधना शुरू कर देनी चाहिए और हमेशा कभी भी व्यक्ति सूर्य की आराधना से विमुख न हो।
अब बात चंद्रमा की करेंगे। यहां मीन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा बनते हैं पंचम भाव के अधिपति। ये बहुत अच्छी स्थिति में थे क्योंकि ये अपने ही राशि के बैठे थे और लाभेश से वो दृष्ट भी हो रहे थे, अपनी राशि के थे। अवस्था भी उनकी मतलब थोड़ी कमजोर थी, परंतु यहां पे अगर देखता हूं तो वो कन्या राशि में और लग्न में आ रहे हैं, ये भी ठीक है, कमजोर नहीं है। बुध चूंकि यहां का अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है और वो शनि के साथ बैठा है। ज्ञानेश के साथ बुध अगर बैठेगा तो और ज्यादा प्रखर बना देगा, व्यक्ति को विद्वान बनाएगा। और कहीं ना कहीं पंचम भाव का अधिपति पंचम भाव में बैठा हो और वो पापक ग्रह हो तो कभी कभी तकलीफ ही देता है। मिला जुला असर यहाँ पे चंद्रमा और बुध का रहेगा। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली में नवमांश में सप्तम भाव को देख रहे हैं और वो गुरु की राशि है। गुरु अपने भाव से नवम षडाष्टक के संबंध में जा रहे हैं और चंद्रमा देख रहा है। एक तरफ चंद्रमा के सूर्य और शुक्र बैठे हैं, दूसरी तरफ गुरु, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी मिल रहा है क्योंकि स्वराशि का ग्रह बैठा है तो वो खुश है और अगले ही भाव में ये सप्तमेश हैं और जन्म कुंडली के सुखेश से संबंध बन रहा है तो ये ठीक होगा। चंद्रमा को यहाँ भी कहीं से परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि दोनों तरफ पराक्रमी और मजबूत और सुख के कारक ग्रह बैठे हुए हैं। अब मंगल की बात करता हूं। मीन लग्न की कुंडली में धन भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति होते हैं मंगल। मंगल आपकी कुंडली में कारक भी होंगे क्योंकि वो त्रिकोण के अधिपति हैं, त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं और यहां वो दिग्बली भी होते हैं। गुरु के साथ बैठे हैं, केतु उनके सदृश हो जाएगा और साथ ही साथ अगर देखता हूं तो मंगल वहां से चौथी दृष्टि से लग्न को देखने का काम कर रहे हैं, 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को, माता के भाव को देखने का काम कर रहे हैं, 8वीं दृष्टि से शिक्षा भाव को जहां पे उनकी नीच की राशि बन रही है। ये बात बनती है। अब यहां पे अगर मंगल को देखता हूं तो यहां मंगल अष्टम में जा रहे हैं, अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में। मैंने कहा था व्यक्ति को आयु का दुख नहीं है क्योंकि आयु भाव का अधिपति और मृत्यु भाव का अधिपति स्वयं लग्न में उच्च का हो रहा है और ऐसी स्थिति में कि अष्टम भाव में मंगल हो तो ये उत्तरार्ध में कभी कभी समस्या देने वाले होते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह के भी खतरे लाने वाला और व्यक्ति को कभी कभी तीव्र क्रोधी भी बनाएगा और लाभ को कभी कभी वो प्रभावित भी करेगा क्योंकि चौथी दृष्टि से यहां मंगल 1 2 3 4 नीच दृष्टि से देखेंगे ना तो उत्तरार्ध में जो जीवन का अंतिम समय होगा हो सकता है कि उस समय इच्छा पूर्ति ना हो या फिर तकलीफें हो, ऐसे संभावना भी बनते दिख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे ये उग्रता का घर होता है, मंगल यहां पे उग्र हो जाएंगे ना और गुरु पहले से बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में तो गुरु और मंगल यहां पे अच्छा करेंगे, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं देंगे, लेकिन व्यक्ति कभी कभी तीखी वाणी को भी बोलेगा क्योंकि यहां भी मंगल की राशि बन रही है और मंगल का प्रभाव वाणी भाव पे दिख रहा है। तो माता पिता के साथ संबंध अच्छा बनाइए, पिता के पैतृक संपत्ति का नुकसान ना होने दीजिए, उसे हो सके तो बढ़ाने का काम करिए, घटाने का काम ना करिए। और व्यक्ति अपने दाम्पत्य और कुटुंब से जुड़ करके तो रहता है लेकिन कभी कभी उससे दूर भी चला जाता है धन कमाने के लिए क्योंकि राहु यहां बैठा है। ये स्थितियां मंगल की हैं। अब बुध की चर्चा करता हूं। बुध आपकी कुंडली के लिए, मीन लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति। ये सुख और दाम्पत्य के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, तात्कालिक मित्रता में इस वजह से सम राशि के हो जाएंगे। और यहां पे अगर विचार करता हूं तो वो बुध लग्नेश होकर के जाकर के पंचम भाव में बैठे थे, ये ठीक है। लग्न का अधिपति पंचम में बैठे और राशि के अधिपति के साथ बैठे, साथ ही साथ अगर वो देखता हूं तो किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं हो रहा है, कोई भी पापक ग्रह उसे देख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि लग्नेश के ऊपर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि अगर नहीं पड़ रही है यानी कि वो स्वतंत्र है। अब यहां पे अगर देखता हूं तो मीन लग्न के अधिपति गुरु बनते हैं, उसको राहु देख रहा था लेकिन यहां पे लग्नेश जो है उसको कोई नहीं देख रहा है। इसका मतलब है कि नवमांश में लग्नेश अच्छे बन रहे हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा रुक करके एक बात और बताता हूं दर्शकों, यहां शनि 6ठे भाव के अधिपति बन रहे हैं, यहां वो मंगल अष्टम भाव के अधिपति बन रहे हैं और सूर्य, यानी कि ये तीनों ही ग्रह जो लग्न कुंडली में प्रायः अगर अच्छे भी भाव के अधिपति बन रहे हों और नवमांश कुंडली में उन्हें अच्छा भाव ना मिल रहा हो या अच्छे भाव में ना बैठे हों तो वो थोड़े तकलीफदायक होते हैं। विचार करिए, अगर 6ठे भाव के अधिपति शनि बने तो यहां भी वो 12वें भाव के अधिपति बन रहे थे, यानी कि यहां वो दुह स्थान बना, यहां भी वो दुह स्थान में ही जा रहे हैं, यानी कि कुंडली में शनि की दशा कभी कभी कमजोर करेगी और बिल्कुल करेगी। अगर 8वें भाव की बात करता हूं तो यहां मंगल की राशि बनती है, यहां मंगल द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं जो कि सामान्य मारक भी होता है, मारक होता है, और यहां वो मंगल भाग्य भाव के अधिपति बनते थे। यहां वो अष्टम भाव के अधिपति हैं और अष्टम भाव को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अष्टमस्त मंगल अच्छा नहीं माना जाता है, ये क्या करता है, तकलीफें देता है, व्रण देता है, घाव देता है, फोड़ा फुंसी,
कभी कभी पेट में बहुत ज़्यादा अजीर्ण कर देता है, अपच आदि की समस्या कर देता है। अग्नि से तत्व और अग्नि तत्व की राशि में बैठा तो पेट में जलन आदि की समस्या दे देगा। ये स्थितियां मंगल यहाँ कराएंगे और जहां जहां वो देखेंगे दरअसल वो उस भाव को जलाने का काम करेंगे, उसमें पापक प्रभाव फैलाने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से वो लाभ को प्रभावित करेंगे, यहां से वो आपकी वाणी को कभी कभी कलुषित बनाएंगे और यहां से कभी कभी पराक्रम। हालांकि यहां पे वो ठीक फल करेंगे क्योंकि पराक्रम भाव है और पराक्रम भाव में उनकी राशि बन रही है और वो देख भी रहे हैं, तो ये ठीक होगा। ये मैं चर्चा कर रहा था, मैं यहाँ पे इसलिए आप लोगों को रोक करके थोड़ा सा रखा था कि मैं यहाँ पे छठे, 8वें और 12वें भाव को समझाना चाह रहा था। यहाँ पे अगर विचार करिए तो जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं और वो वहीं बैठे हैं, यानी कि व्यय भाव में एक पापक ग्रह की, क्रूर ग्रह की राशि बनी। हालांकि वो पवित्र ग्रह माना जाता है लेकिन केतु के साथ बैठा है और शुक्र उसके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ के अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति, धन भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं। ये व्ययात्मक है और व्यय करा रहा है। व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत बड़े ऊंचे पद पे आसीन भी होते देखा गया है। अपने खर्च के कारण और अपने विलासिता के कारण व्यक्ति जाना पहचाना जाता है, उसका शरीर दिव्य हो जाएगा, वो महान पौरुषत्व का बिल्कुल बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। ये स्थितियां सूर्य और शुक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आत्मविश्वास और व्यक्ति के संसर्ग को लेकर के, क्योंकि शुक्र है भोग का कारक और सूर्य है धार्मिक तत्व का ग्रह। ये दोनों जब एक साथ संयुक्त करेंगे और दरअसल वो दोनों अलग अलग भावों के अधिपति होते हैं। शुक्र धन का अधिपति होकर के व्यय में बैठा, वाणी का अधिपति होकर के व्यय में बैठा, तो कहीं ना कहीं इसका वो व्यय भी कराएगा। 12वें भाव में वो जाकर के स्वतंत्र और खुशी और सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, व्ययात्मक कर देते हैं स्थिति। तो ये स्थिति बन रही है। अब मैं मंगल के बाद बुध की चर्चा कर बैठा था, गुरु की बात कर रहा हूं। तो गुरु आपकी कुंडली में लग्नेश, दशम भाव में लक्ष्मी योग के निर्माता, वहां से वो 5वें भाव से, 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के धन भाव को, 7वीं दृष्टि से सुख भाव को और 9वीं दृष्टि से ऋण भाव को देख रहे थे। ये स्थितियां, ये जहां जहां गुरु देखेंगे, चूंकि लग्नेश तो एक ठहरे और दूसरा वो भाव भी अच्छा जा रहे हैं, इस आधार पर और जिन जिन भावों को देख रहे हैं उन भावों पे कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति मजबूती से देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ वो धन के कारक भी होते हैं, सुख के भी कारक होते हैं। ऋण में जाएंगे तो यहाँ पे वो थोड़े से पेट से संबंधित समस्या को देंगे, ये बात पक्की है। अब यहाँ पे अगर गुरु को देखता हूं तो यहाँ पे वो, ये बात मैंने चर्चा करी कि सुखेश और दाम्पत्य भाव के अधिपति होकर के यहाँ बैठे हैं और यहाँ से वो 5वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं रोग भाव को और राहु वहाँ पहले से बैठा है, तो निस्संदेह यहाँ पे समस्या भी देंगे। लेकिन व्यक्ति अपने ज्ञान के बदौलत और अपने बुद्धिमत्ता के बदौलत, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल प्रखर है और बुद्धि बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि शनि और बुध दोनों पंचम भाव में एक साथ बैठे हैं, इस आधार पर व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता के बल पर अपनी समस्याओं का निजात पाने वाला और साथ ही साथ थोड़ा आलस्य से युक्त भले ही हो व्यक्ति, लेकिन अपनी समस्या को जीत लेता है। 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे गुरु मंगल का संयोग, ये ठीक होगा। और 9वीं दृष्टि से 7 के बाद 8 और 9 कर्म भाव को देखेंगे, व्यक्ति के कर्म और कैरियर पे उनका आलस्य नहीं होने देंगे और आलस्य से हीन व्यक्ति को बना देंगे। शुक्र की बात करता हूँ, शुक्र आपकी कुंडली के लिए लग्न में ही उच्च के हो रहे हैं, या हालांकि कुंडली में कारक नहीं होते हैं और लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को यशस्वी बनाएंगे, पद धारण करने वाला बनाएंगे, श्रेष्ठ मति बुद्धि का बनाएंगे, आदर करने वाला बनाएंगे। व्यक्ति एक से अधिक बार जब जब शुक्र की दशा आएगी, जब जब शुक्र अंतर में प्रत्यंतर में आएंगे, तब तब व्यक्ति जो है वो धार्मिक कृत्य करेगा और व्यक्ति खर्च से युक्त जीवन जिएगा। अपनी भौतिकता पे, अपने स्वाद पे, अपने रहन सहन के स्तर पे व्यक्ति जो है वो ज़्यादा लाभ और खर्च करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भौतिकवादी भी होता है, क्योंकि वो मीन लग्न का है तो थोड़ा गुरुतर भी होगा, परंतु फिर भी लग्न में उच्च के शुक्र होने के कारण व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट तरीके से दुनिया के समस्त प्रकार की सुख और सुविधाओं को एकत्रित करने का प्रयास करता है। ये स्थितियां शुक्र लग्न में होकर के देंगे। दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें कटुता भी लाने वाले होंगे और थोड़ी सी उसमें विलंब की भी स्थिति दिखाएंगे, ये बात बनती है। अब यहाँ पे शुक्र को देखता हूं तो 12वें में बैठे हैं, उनकी राशि धन भाव में और दूसरी राशि जन्म कुंडली में देखिए कहाँ बन रही है, भाग्य भाव में। भाग्य भाव के अधिपति होकर के व्यय में व्यक्ति को दूर भेजने का काम कर रहे हैं। जन्म स्थान में भी और लग्न कुंडली में भी हमने कैसे देखा था कि क्योंकि यहाँ पे गुरु राहु की स्थिति, शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, ये ऐसी स्थितियों को दिखा रहे थे लग्न कुंडली में कुछ ग्रह जो बाहर भेजने का काम कर रहे थे। यहाँ भी वो स्थितियां बनती देखी जा रही है। शनि की बात करूंगा, आपकी कुंडली में शनि जो है वो जन्म कुंडली में बनते हैं कहाँ कहाँ के अधिपति, लाभ और व्यय के अधिपति। लाभ के अधिपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, रोगेश के साथ हैं, इस वजह से थोड़े से वो परेशान होंगे और दरअसल वहां पे धन तो देंगे लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ति का वो भाव होता है और दाम्पत्य का भी भाव वो आईना होता है, क्योंकि ये दाम्पत्य भाव है
पति पत्नी एक दूसरे के निकट आते हैं जवान होकर के, और यहां से 7वां भाव पूरक होता है। इस वजह से इच्छा पूर्ति में कभी कभी तकलीफ होती है। व्यक्ति जो चाहता है उसको मिलने में कई बार वो विलंब दे देते हैं, क्योंकि लग्न पे भी तो उनका प्रभाव रहेगा ना। दरअसल जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि से अगर शनि लग्न को देखते हैं तो वो कहां से देखेंगे? अगर वो लाभ भाव में बैठेंगे तो लाभ भाव जो होता है वो व्यक्ति के इच्छा पूर्ति का भाव होता है, उसके फॉर्चून का भी जो भाव होता है। और ऐसी स्थिति में कि वो उसका 7वां जो होता है वो पंचम भाव होता है, और ये इच्छा पूर्ति और आपके पराक्रम के द्वारा और पराक्रम के बाद किए गए मेहनत का भाव और उसके फल का भाव है। उस पे वो मंद गति से देख लेते हैं, इस वजह से उस पे वो विलंब दे देते हैं और यश गौरव सम्मान और पद प्रतिष्ठा में थोड़ी सी विलंब के कारण बन जाते हैं। बात यही है। अब यहां पे अगर देखता हूं तो शनि आपकी कुंडली में पंचमेश और षष्ठेश होते हैं, पंचम भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं। व्यक्ति का ज्ञान पक्ष मजबूत होगा, व्यक्ति शत्रुहंता भी होगा क्योंकि राहु बैठा है। परंतु एक बात है, राहु की दशा मूल त्रिकोणस्थ राहु सुख भाव में बैठे हैं, ये ठीक होता है बुध की कुंडली और बुध की जो मिथुन राशि है वो राहु के लिए दरअसल बहुत ज्यादा शुभ नहीं होती है। और राहु अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठ करके 12वें भाव को देख रहा हो तो वो कभी ना कभी व्यक्ति को झगड़े फसाद की स्थिति में भी ले जाता है, क्योंकि सूर्य भी 12 में बैठे हैं केतु और शुक्र के साथ, और ऊपर से राहु जब देख लेगा तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां बन जाती हैं। तो मैं कहूंगा कभी भी व्यक्ति झगड़े फसाद आदि की स्थिति से बिल्कुल दूर रहे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना तो करे और ना अपने काम में किसी को करने दे, क्योंकि आत्मविश्वास अगर बाहर जाएगा और आपके काम में अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ये गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, इन सब चीजों पे मैंने चर्चा करी। अब बात शनि की कर लेता हूं। तो शनि की बात मैंने करी कि पंचम भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे, छठे भाव में राहु बैठे हैं। तीसरी दृष्टि से जन्म कुंडली के सप्तम भाव को शनि देख रहे हैं, वो विवाह को विलंब भी करते हैं कई बार और व्यक्ति के व्यक्तित्व को उतना निखरने नहीं देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति अगर रेगुलर पढ़े तो ज्ञान पक्ष मजबूत हो सकता है। प्रत्येक दिन हनुमान जी का दर्शन अगर किया करे तो ज्ञान पक्ष मजबूत हो सकता है। और काम अगर जो बिगड़ रहा है उसके लिए आरंभ से ही व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का नित्य दर्शन और घर में सुंदरकांड का पाठ का आवाहन करते रहना चाहिए। ये बात है शनि की। कुछ इसी तरीके से आपको आपके सवालों का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। राहु की दशा ठीक होगी पर सामान्यतः, सूर्य की दशा ठीक होगी लेकिन सामान्यतया, क्योंकि वो लाभ को तो आने देंगे तो धन बिल्कुल आता रहेगा, यश गौरव भी देंगे, लेकिन कभी कभी दाम्पत्य में कमजोरी देंगे। अगर मंगल की बात करता हूं तो वो कभी कभी नौमांस में एक्सीडेंट और रोग देने वाले बन रहे हैं। इस वजह से किसी दूसरे को गाड़ी चलाने देने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और निश्चित रूप से आग और जल से थोड़ा बच करके रहें। बुध की बात करता हूं तो बुध आपकी कुंडली में यहां भी 12वें भाव में बैठा था और यहां भी वो जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठा। यहां तो स्थिति ठीक है, परंतु फिर भी लग्न कुंडली में बुध को 12वें जाने का मतलब और बुध के 12वें जाने का मतलब है कि व्यक्ति के बुद्धिमत्ता का क्षय, क्योंकि 12वें भाव में जाकर के वो व्यक्ति की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही साथ अगर ये भी विचार करता हूं तो जन्म कुंडली में बुध अगर 12वें जाते हैं तो कभी कभी दाम्पत्य से स्वतंत्र कर देते हैं, ये स्थिति भी बनती है। गुरु की बात करता हूं तो लग्नेश हैं और वो दशम भाव में बैठे हैं, ये ठीक होंगे। हर जगह उनकी दृष्टियां भी क्रमशः अच्छी पड़ रही हैं। रोग, शत्रु, धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कैरियर, इन सभी चीजों में उनका लाभ मिलते देखा जाएगा। शुक्र की बात करूंगा तो शुक्र उच्च के बैठे हैं। दशा अंतरदशा में वो थोड़े प्रभावित भी होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व को वो हमेशा निखारने का काम करते रहेंगे। आपके व्यक्तित्व पे शुक्र का असर हमेशा दिखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ देखे जा रहे हैं। दृष्टि का लाभ उनका थोड़ा कम मिलेगा, परंतु फिर भी वो प्रभाव युक्त ही रहेंगे। आपके निजी जीवन पे और आपके रेगुलर जीवन पे उनका प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। शनि की बात करता हूं तो शनि काम में विलंब के कारण बन रहे हैं। प्रत्येक काम में थोड़ा सा विलंब हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए, और व्यक्ति के लाभ को वो अगर कभी कभी रुक रुक करके या धीरे धीरे दे रहे हों तो फिर संयमित होकर के ही अपना काम करते रहना चाहिए। ये शनि आपकी कुंडली में हर जगह से पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इस वजह से माध्यमिक शिक्षा को वो हर जगह थोड़े से कुंठित करने का काम कर रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में गार्जियन के ये परम कर्तव्य हो जाने चाहिए कि व्यक्ति के शिक्षा पे कहीं से भी असर ना पड़े और व्यक्ति जो बनना चाहता है उसे ये बनाने का प्रयास करें। आपने पूछा था डॉक्टर, बिल्कुल योग है, ये स्थितियां बनती हैं। अगर इनकी कुंडली में पूजा के तौर पे कहता हूं तो व्यक्ति को सूर्य की पूजा निरंतर कराइए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन व्यक्ति को कराइए और किसी मंदिर का नित्य दर्शन करने की आदत अभी से ही इन्हें लगवा देना चाहिए। और उसके बाद अगर इस कुंडली में रत्न वगैरह की कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं समझता हूं कि इनकी कुंडली में गुरु का भी रत्न धारण कराया जा सकता है, क्योंकि यहां भी वो धन भाव में बैठे हैं, यहां भी वो कैरियर में बैठे हैं, यहां भी वो लग्नेश होते हैं।
ये स्थितियां बनती हैं। कुछ इसी तरीके से लग्न और नवमांस की कुंडली के विश्लेषण का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। 2-3 चीजें और बता देता हूं जाते जाते, हालांकि ये बहुत अभी जल्दबाजी होगी इसलिए रहने ही देता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।